हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज़ निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अफसरनामा। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मौर्यन पीरियड के बारे में, यानी कि मौर्यन एम्पायर के स्टार्ट से लेके उसके डिक्लाइन तक हर चीज़ देखेंगे हम। जो भी इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी होगी, इम्पॉर्टेंट ईयर्स होगी, बुक्स रिलेटेड होंगे, या जितने भी क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर से पूछे जा सकते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस लेक्चर को एक बार और देख ले बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे PYQ भी इंक्लूडेड है और जितने भी क्वेश्चन आपसे मौर्यन एम्पायर से पूछे जा सकते हैं प्रोबेबली सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्यन पीरियड का यानी कि मौर्य डायनेस्टी का स्थापन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो देखते हैं सबसे पहले। तो 321 से लेके 298 BC तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का फाउंड किया था किसको हरा के? लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। कौन था नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर? इट वाज धनानंद। ठीक है, तो मैं जो लिखूं वो भी ध्यान से सुनेंगे और जो मैं बोलूँ वो भी ध्यान से सुनेंगे। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूँ, बट कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर यानी धनानंद को पराजित करके मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर चाणक्य। चाणक्य की स्टोरी आप जानते ही होंगे। चाणक्य का इंसल्ट किया था धनानंद ने, तब धनानंद ने इंसल्ट किया था, तब चाणक्य ने प्रण लिया था कि जब तक वो धनानंद को हरा नहीं देते हैं, उसका समूल नाश नहीं कर देते हैं, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर किया सो डैट वो अपना रिवेंज ले सके। ओके, तो ये तो स्टोरी थी, बट याद रखने की चीज़ है वो याद रखेंगे। ओके, जस्टिन और स्ट्रैबो उन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से बुलाया था। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस के नाम से रेफर किया था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हु रेफर्ड चंद्रगुप्त मौर्य एट सैंड्रोकोटस? तो याद रखेंगे इट वाज जस्टिन एंड स्ट्रैबो। ओके, प्लूटार्क और अरारियन इन्होंने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के नाम से रेफर किया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था उसको डिफीट किया था, और उसको डिफीट करने के बाद ट्रीटी साइन हुई थी। उसमें हेरात, कांधार, काबुल, मरकान ये चारों जगह चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस निकेटर ने दिए थे। ओके, और रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स दिए थे सेलुकस निकेटर को, और साथ ही साथ सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना यानी कि जिसका नाम कॉर्नेलिया भी था उसकी शादी कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। ओके, सुदर्शन लेक जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में बनाई गई थी बाय हिज लोकल गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर सुदर्शन लेक को किस लोकल गवर्नर ने बनवाया था? तो इट वाज पुष्यगुप्त वैश्य। ओके, और सेलुकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर जिसका कि नाम मेगास्थनीज था उसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ओके, और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। ओके, ये क्वेश्चन 50 बार BPSC पूछ चुकी है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था और श्रवण बेलगोला चले गए थे विथ भद्रबाहु जो कि दिगंबर सेक्ट के हेड थे। उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे और उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो संलेखना विधि के थ्रू गिव अप कर दी थी। जैनिज्म में ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें लोग खाना पीना छोड़ कर के मेडिटेशन करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। ओके, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार को। ओके, बिंदुसार का जो रेन है वो है 298 से लेके 272 BCE। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी बोलते हैं यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। जैन टेक्स्ट राजवल्ली कथा, ठीक है, इसमें इनको सिम्हासेना के नाम से रेफर किया गया है। किसे? बिंदुसार को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसारा के नाम से रेफर किया गया है। बिंदुसार जो थे वो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे। आजीविका सेक्ट जो है वो मक्खली गुसाला। ओके, ये आपके महावीर और गौतम बुद्धा दोनों के कंटेम्पररी थे। ओके,
इन्होंने आजीविका सेक्का फाउंडेशन रखा था, फाउंड किया था, उसके फॉलोअर थे। यानी कि पिताजी जैनिज्म के फॉलोअर थे, बिंदुसार आपके आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, और इनके जो वंशज थे अशोका वो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। ठीक है, तो तीनों अलग अलग जनरेशन अलग अलग रिलीजन मानते थे। सोच लीजिए कितनी सेकुलरिज्म थी उस टाइम पे। ओके, डेमेकस जो कि एक एम्बेसडर था, सीरियन किंग एंड्रोकोटस वन सोटर जो कि बिंदुसार के रेन में आया था, और इसी सीरियन किंग एंड्रोकोटस वन से बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी, स्वीट वाइन, ड्राइड फिग और सोफिस्ट यानी कि फिलोसफर, जिसमें से स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स बिंदुसार को भिजवाई थी इस रूलर ने, लेकिन सोफिस्ट नहीं भिजवाई थी, क्योंकि ग्रीक रूलर जो ग्रीक लॉ है उसके हिसाब से कोई भी फिलोसफर भेजना उसका मतलब वहाँ से परमिट नहीं था रूलर को, इसलिए सोफिस्ट नहीं भेजी गई थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। उसके बाद इजिप्शियन रूलर जिसका नाम टॉलमी सेकंड था, उसने एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डॉनसाइस। ओके, ये भी बिंदुसार के कोर्ट में ही आया था। उसके बाद बिंदुसार जो है वो ऑल ओवर द इंडिया कवर कर चुके थे। इंडिया बोलने का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम कांधार से लेके पूरा इंडिया, म्यांमार वाला रीजन, सब कुछ। ओके, लेकिन 4 जगह था जो वो कंकर नहीं कर पाए थे। ठीक है, पहला था कलिंग, और बाकी के 3 साउदर्न तमिल स्टेट्स थे, यानी कि चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, कौन कौन से थे? कलिंग, चोला, चेरा और पांड्या। ये 4 वो कॉन्कर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तिब्बतियन हिस्टोरियन के हिसाब से बिंदुसार जो थे वो टोटल 16 स्टेट्स कॉन्कर करते हैं अपने रेन में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ये बिंदुसार के बारे में था जो भी इम्पॉर्टेंट है वो। अब देखते हैं हम अशोका के बारे में। अशोका का रेंज जो है वो 269 से लेके 232 BC है। ओके, तो बिंदुसार के डेथ में और अशोका के फॉर्मल कोरोनेशन में टोटल 4 साल का गैप था। ओके, 4 साल का गैप इसलिए था क्योंकि इनका आंतरिक युद्ध चल रहा था अपने भाइयों के साथ कि कौन सक्सीड करेगा बिंदुसार को। ठीक है, श्रीलंकन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी सो डैट ही कैन सिक्योर हिज थ्रोन, बट व्हाट इज़ रियलिटी, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है इस चीज़ का। सो इट्स जस्ट अ फोकलोर, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ फोकलोर ट्रेडिशन, जो भी आप कहना चाहें। ओके, उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ मस्की, गुज्जर, नितुर और उदेगोलम, उसमें अशोका का नाम जो है वो डायरेक्टली मेंशन्ड है। ओके, हर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन मस्की, गुज्जर, नितुर और उदेगोलम, इन चारों इंस्क्रिप्शंस में अशोका का नाम डायरेक्टली मेंशन्ड है। ओके, भाब्रू एडिक्ट में एम्परर अशोका को पियादासी राजा मगधे यानी कि पियादासी राजा ऑफ मगध के नाम से रेफर किया गया है। कौन से एडिक्ट में? भाब्रू एडिक्ट में। ओके, पुरानाज में अशोका को अशोक वर्धन के नाम से रेफर किया गया है। कंगनहाली इंस्क्रिप्शन जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे अशोका का नाम जो है वो रन्यो अशोका है। ओके, और 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी के 8वें वर्ष में अशोका ने कलिंग पर अटैक किया था 261 BC में, जहाँ पे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वहाँ का ब्लडशेड देखने के बाद ही उन्होंने वॉर करने का जो थॉट था वो त्याग के बुद्धिस्ट अपनाया था। ठीक है, अशोका का 13th रॉक एडिक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है कलिंगा वॉर को। ठीक है, और उसी में डिक्लेरेशन है धर्म विजय का, और 13th रॉक एडिक्ट ही है जो कि लार्जेस्ट है। ये भी याद रखेंगे, पूछा भी जा सकता है कि विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लार्जेस्ट। और इसी 13th रॉक एडिक्ट में धर्म विजय का यानी धम्म विजय का डिक्लेरेशन है। ओके, अशोका जो है वो उपगुप्त यानी कि जो मॉन्क उपगुप्त है उनसे बौद्ध धर्म का इनिशिएशन प्राप्त करते हैं या फिर दीक्षा प्राप्त करते हैं, हम बोल सकते हैं हम, और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करते हैं। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ठीक है, वेयर, और
कौन इसके मतलब किसके संरक्षण में हुआ था, ये तो अशोका है, और मतलब वहाँ पे गुरु कौन थे या फिर हेड कौन थे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो अशोका जो है वो पहले इंडियन रूलर थे जो कि पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था उसका लैंग्वेज जो था वो मेनली प्राकृत था। ओके, और स्क्रिप्ट ब्राह्मणी थी। अशोका के टाइम पे पाली जो थी वो लोकल बोलचाल की भाषा हुआ करती थी और प्राकृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। ओके, इंस्क्रिप्शन जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो खरोष्टी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। ओके, मनसेरा और साबागाजी ये दोनों जो जगह है वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन पाई गई है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, और जबकि फेमस कांधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो अभी न्यूज़ में भी था कुछ टाइम पहले, वहाँ पे 2 लैंग्वेज पाए गए हैं, ग्रीक और अरमाइक। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जहाँ का इंस्क्रिप्शन हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज अशोका ने यूज़ करना चाहा है ताकि नॉर्मल पब्लिक को समझ में आए। ओके, 1837 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है, उन्होंने डिसिफर किया था ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अशोका ने ही अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था सो डैट दे कैन स्प्रेड बुद्धिज़्म। और टोटल अशोका के 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें से 7 मेजर हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, और बाकी सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। और जो अशोका एम्पायर का जो मेन रॉयल सिंबल था दैट वाज पीकॉक। ओके, रॉयल सिंबल पीकॉक आराम से याद रहेगा, मौर्यन से पीकॉक। ओके, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ अशोकन पीरियड। क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। और क्रोनोलॉजी जो है वो अशोका के रेन से स्टार्ट नहीं है, उसके कोरोनेशन पीरियड से स्टार्ट है। ठीक है, तो कोरोनेशन के कितने साल बाद कौन सा इवेंट हुआ था वो मेंशन्ड है बस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कोरोनेशन के 8th ईयर में यानी कि 261 BC में अशोका ने कलिंग पे अटैक किया था, यानी कि 261 BC में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने भेरी घोष यानी कि साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स उसको अबेंडन किया था, छोड़ दिया था, और उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी धम्म घोष की। भेरी घोष छोड़ के धम्म घोष की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ धम्म। ओके, 9th ईयर में उन्होंने बुद्धिज्म के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन हुआ उनका, और उन्होंने उपगुप्त से शिक्षा ली। ठीक है, बिफोर बुद्धिज्म वो सैविज्म के फॉलोअर थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ओके, 10th ईयर में उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी, 10th ईयर ऑफ कोरोनेशन में। ठीक है, 12th ईयर ऑफ कोरोनेशन में उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे। ठीक है, जिनका नाम प्रदेशिका, राजुका और योक्ताज था। ठीक है, और इनको टूर पे भेजा था फॉर 5 years ताकि वो धम्म की नीति को प्रोपेगेट कर सके, उसको स्प्रेड कर सके। ओके, 13th ईयर में धम्म महात्माज को अपॉइंट किया था अशोका ने। 14th ईयर में उन्होंने इंस्क्रिप्शन इनग्रेव किए थे सो डैट जो पब्लिक है वो पढ़ सके और उनकी मैसेजेस को समझ सके। 18th ईयर में उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी पाटलिपुत्रा में अंडर द प्रेसिडेंसी मोगलीपुत्तिसा। चलिए, मैंने जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो पाटलिपुत्रा थी। प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोगलीपुत्तिसा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। 20th ईयर में उन्होंने लुम्बिनी विजिट की थी, यानी कि रुमनदेई, जो कि बर्थ प्लेस था गौतम बुद्धा का, और वहाँ पे उनका टैक्स रिड्यूस कर दिया था 1/8। टैक्स जनरली 1/3 या फिर 1/4 हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने टैक्स रिड्यूस कर दिया था वहाँ का 1/8। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मौर्यन इकोनॉमी। ओके, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज था। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज था और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। जैसे अभी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उस तरह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ताकि अच्छे से हर एरिया को वो रूल कर सके
और कहीं भी रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बेस्ड था सप्तांग थ्योरी पे। सप्तांग थ्योरी किसने दी थी? तो चाणक्य ने। ठीक है, सप्तांग थ्योरी में टोटल 7 एलिमेंट्स थे। ठीक है, पहला एलिमेंट था स्वामी यानी कि किंग, सेकंड एलिमेंट था अमात्य यानी कि मिनिस्टर, थर्ड एलिमेंट था जनपद यानी कि टेरिटरी या फिर पब्लिक और पीपल, फोर्थ था दुर्ग यानी कि फोर्ट। ओके, फिफ्थ एलिमेंट था कोसा यानी कि ट्रेजरी, सिक्स्थ एलिमेंट था डंडा यानी कि आर्मी, सेवन्थ एलिमेंट था हमारा मित्र यानी कि एलाइज और फ्रेंड। हर कंट्री के एलाइज होते ही हैं, फ्रेंड्स होते ही हैं, फ्रेंड कंट्रीज एनिमी कंट्रीज होते हैं, तो उस तरह से सेवन्थ जो हमारा एलिमेंट था वो मित्र था। ठीक है, किंग जो था वो सेंट्रल फिगर था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में और हेड था। ठीक है, किसका? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी तीनों का हेड था। ओके, और मॉडर्न एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइडेड था। ठीक है, सबसे बड़ा जो था वो प्रोविंस यानी कि जिसको चक्रा बोलते थे, उससे छोटे यूनिट को मंडल बोलते थे, उससे छोटे यूनिट को विषय या आहारा बोलते थे, उससे छोटे यूनिट को स्थानीय बोला जाता था, उससे छोटे यूनिट को द्रोणमुख बोलते थे, उससे छोटे यूनिट को खारवतिका बोलते थे, उससे छोटे यूनिट को संग्राना बोलते थे, और लास्टली विलेज होता था। ठीक है, विश्व का जो हेड होता था, ठीक है, उसको विश्वपति या प्रादेशिका बोलते थे। उसके बाद जो विलेज का हेड होता था उसको ग्रामिका बोलते थे, और जो 10 विलेज जो होते थे उनके ग्रुप का हेड को गोपा बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज गोपा इन द हिस्ट्री मीन। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 6 कमेटी मिलके टोटल कवर करती थी जो भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैगास्थनीज हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे, यानी कि टोटल 6 कमेटी और एक कमेटी में 5 मेंबर, मतलब टोटल 30 मेंबर्स मिलके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहे थे। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो असिस्टेड था बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो टोटल 18 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड था, अभी भी डिवाइडेड है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, उस तरह से उस टाइम भी 18 डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड था, जिसको कि तीर्थास बोलते थे। ठीक है, अब देखते हैं मेजर तीर्थास एंड देयर फंक्शंस। तो पहला तीर्थ है पुरोहित, यानी कि ये हेड होते थे डिपार्टमेंट के ऑफ रिलीजन एंड चैरिटी। सेकंड है हमारा समहर्ता, ये हाईएस्ट ऑफिसर होते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। थर्ड है सानिध्यता, रॉयल ट्रेजरर होते थे या फिर कस्टडियन होते थे स्टेट ट्रेजरी के। ओके, फोर्थ है हमारा सेनापति, यानी कि सुप्रीम ऑफिसर ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रदेष्टा, यानी कि जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिका, यानी कि चीफ जज ऑफ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट है अंतपाला, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फ्रंटियर फोर्ट्स एंड बॉर्डर रीजन। ठीक है, तो ये टोटल याद रखेंगे आप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रदेष्टा मतलब क्या होता है हिस्ट्री में, तो ध्यान रहना चाहिए, ये चीज़ एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। जनरली लोग याद नहीं रख पाते हैं, बट अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो याद रहेगी आपको। अब देखते हैं मेजर अध्यक्षज, ओके, यानी कि सुपरिटेंडेंट्स। ठीक है, तीर्थ के नीचे, ठीक है, हेड होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनको कि हम बोलते थे अध्यक्षा। ठीक है, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग टोटल 26 अध्यक्षाज होते थे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे डील कर रही हूँ, बता रही हूँ। पहला है पन्याध्यक्ष, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल एग्रीकल्चरल लैंड। रॉयल एग्रीकल्चरल लैंड को सीता भूमि भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है लक्षणाध्यक्ष, यानी कि हेड ऑफ मिंट डिपार्टमेंट। मिंट डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि जो यहाँ पे कॉइन मिंट होती थी उसका जो हेड है वो। नेक्स्ट है अक्षापटलाध्यक्ष, यानी कि चीफ अकाउंटेंट या ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है गणिकाध्यक्ष, इंस्पेक्टर ऑफ कॉर्टिसेंस एंड प्रोस्टिट्यूट्स। नेक्स्ट है विविताध्यक्ष, यानी कि ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ पैस्चर्स।
पेस्चर्स या डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के जो रिस्पॉन्सिबल होते थे ऑफिसर, उनको बोलते थे विविताध्यक्ष। नेक्स्ट है रूपाध्यक्ष, ठीक है, इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की जो प्योरिटी चेक करते थे उनको बोलते थे रूपाध्यक्ष। नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स। ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स का ख्याल रखने वाले को, सुपरिटेंडेंट को संस्थाध्यक्ष बोलते थे, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो थी वो स्पाई सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक है। स्पाई सिस्टम जो था वो उनका बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड के टाइम पे स्पाइस को गूढ़ा पुरुष बोलते थे, ठीक है, गूढ़ पुरुष यानी कि सीक्रेट एजेंट। और जो चीफ ऑफिसर होते थे स्पाई के, यानी कि स्पाई डिपार्टमेंट के, उनको सर्प महात्मा बोलते थे, सर्प महात्मा बोल सकते हैं, ठीक है। स्पाइस दो टाइप के होते थे, एक होता है संस्था स्पाइस जो कि वर्क करते थे, जो कि एक फिक्स प्लेस पे रह के वर्क करते थे, ठीक है। दूसरा है संचार, यानी कि मोबाइल स्पाइस, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे सो डैट दे कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी का पीछा करना होता था तो वो स्पाई जो होते थे वो संचारा होते थे, और एक फिक्स प्लेस पे रह के जो स्पाई वर्क करते थे उनको संस्था बोलते थे, ठीक है। अब देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मौर्यन आर्मी जो थी वो 4 डिवीज़न में डिवाइडेड थी, ठीक है। इन्फेंट्री, यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं वो, एलिफेंट कॉर्प्स, यानी कि हाथी के साथ रहने वाले जो कॉर्प्स होते हैं वो, ठीक है, कैवलरी, एंड नेक्स्ट है चैरियट कॉर्प्स। तो ये 4 टाइप के जो आपके आर्मी थी, मॉडर्न आर्मी में ये 4 टाइप के डिविजन्स थे, ओके। अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर का एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो मेन बेसिस जो इकोनॉमी का था वो एग्रीकल्चर था। रॉयल लैंड को सीता भूमि बोलते थे, ठीक है, सीता बोलते थे। और पीजेंट्स जो हैं वो 1/6 या 1/4 जो कि टोटल प्रोड्यूस का होता था उसको एज ए टैक्स पे करते थे। हर जगह का अलग अलग था बेस्ड ऑन द कल्टीवेशन, ओके। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि लुम्बिनी का टैक्स अशोका ने 1/8 किया था, ठीक है। तो हर जगह का अलग अलग था। टैक्सेस वेयर कलेक्टेड बोथ इन कैश, यानी कि कैश में जो टैक्स कलेक्ट होता था उसको हिरण्य बोलते थे, और ग्रेन में जो टैक्स कलेक्ट होता था उसको मेय बोलते थे, ठीक है। करेंसी सिस्टम मौर्य एम्पायर की, उसमें पंचमार्क कॉइन्स बोलते थे या आहत कॉइन्स बोल सकते हैं, जिसको कि कर्षपाना भी बोलते थे। मेन जो करेंसी थी वो सिल्वर का कर्षपाना कॉइन था, ठीक है, जिसको कि पाना भी बोलते थे। और डिफरेंट बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे सुवर्ण या जिसको निस्का बोलते हैं वो गोल्ड कॉइन था। कर्षपाना जिसको कि सिल्वर कॉइन बोलते हैं मेन करेंसी थी। मसाका कॉपर कॉइन थी। काकिनी लो वैल्यू कॉपर कॉइन थी, ओके। तो चारों टाइप का कॉइन याद रखेंगे आप। अब इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर देखा अभी तक हमने, करेंसी देखी, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो ताम्रलिप्ति, ठीक है, इट वाज अ पोर्ट साइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट पोर्ट था ऑन ईस्टर्न कोस्ट फॉर मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है, जहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे, लाइक श्रीलंका, सुवर्णद्वीपा, जावा एंड सुमात्रा, ठीक है। इन सारे जगह पे ट्रेड होता था विद द पोर्ट ताम्रलिप्ति, ओके। याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा था, तो डेट वाज ताम्रलिप्ति, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम भृगु कच्छा, ठीक है, या फिर जिसको भरूच बोलते हैं अभी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, लेकिन वो वेस्टर्न कोस्ट पे था। तो ईस्टर्न कोस्ट का पोर्ट कौन सा होगा, हमारा ताम्रलिप्ति, और वेस्टर्न कोस्ट का पोर्ट कौन सा होगा, दैट वाज भरूच, ओके। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोकेटेड थी पाटलिपुत्रा में, ठीक है। चीफ जस्टिस को धर्माधिकारी या धर्माध्यक्षा बोलते थे। कोर्ट्स तो 2 टाइप के होते थे, ठीक है। एक धर्मस्थीय जो कि सिविल केसेस डील करते थे, दूसरा कंटक शोधन जिसको कि क्रिमिनल केसेस को डील करना होता था, ठीक है। पनिशमेंट जो अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका पनिशमेंट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता था अप टू डेथ पेनल्टी, डिपेंडिंग कि कितने दिन से टैक्स नहीं दिया गया है, ओके। अब देखते हैं हम सोशल सिस्टम, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर का सोशल सिस्टम
अकॉर्डिंग टू चाणक्य, ठीक है, सोसाइटी जनरली 4 वर्णा में डिवाइडेड थी, ठीक है, ब्राह्मण्स, कायस, वैश्यास एंड शूद्रास। लेकिन ये जो था चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये चारों जो था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, ठीक है। अभी की तरह बाई कास्ट कोई शूद्र नहीं होता था या बाई कास्ट कोई ब्राह्मण नहीं होता था, वो सारा डिपेंडेंट था ऑक्यूपेशन, यानी कि एक ही फैमिली में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य हो सकता था, ओके। और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग मौर्यन सोसाइटी जो है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी, ठीक है, फिलोसफर, फार्मर, हंटर, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर्स, आर्टिसंस और काउंसलर्स। कौन कौन से? फिलोसफर, फार्मर, हंटर्स, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर्स, आर्टिसंस एंड काउंसलर्स, टोटल 7, ठीक है। चाणक्य के हिसाब से स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, जबकि मेगास्थनीज ने कहा कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी मेंशन्ड है कि एक स्लेव का क्या क्या रूल है, मतलब क्या क्या रूल उनको फॉलो करना है, उनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो चाणक्य के हिसाब से स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मेगास्थनीज ने कहा कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। विमेन का स्टेटस अच्छा था, ठीक है, इवन प्रोस्टिट्यूशन का जो एविडेंस है वो भी पाया जाता है, ठीक है। विमेन जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज थी उनको रूपाजीवाज बोलते थे, ठीक है। और विमेन जो कि एरिस्टोक्रेटिक हाउसहोल्ड से बिलोंग करती थी उनको अनिकाशनी बोलते थे, अनिष्काशनी, ओके। तो ये भी याद रखेंगे कि एरिस्टोक्रेटिक हाउसहोल्ड विमेन को क्या बोलते थे? अनिष्काशिनी। अब देखते हैं हम प्रोविंसेस के बारे में, ठीक है, कि मौर्यन एम्पायर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस 5 थे, ठीक है, और इन प्रोविंसेस को चक्रास बोला जाता था। ऊपर मैंने बताया भी था, चक्रा वाज द लार्जेस्ट ये मतलब डिवीज़न, ठीक है, अलग अलग डिवीज़न में चक्रा सबसे लार्जेस्ट था और विलेज सबसे स्मॉलेस्ट था, ओके। और जनरली जो भी चक्रास थे वो आर्यपुत्र यानी कि रॉयल प्रिंस जो होते थे वो गवर्न करते थे उसको, हर एक चक्रा को, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट चक्रा जो कि अशोका के टाइम में थे वो देखते हैं हम। पहला है प्राची, यानी कि जो मध्य देश में था, इसका कैपिटल था पाटलिपुत्रा। ये सेंटर था मगध का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेन कैपिटल था, ओके। नेक्स्ट है उत्तर प्रथा, जो कि तक्षशिला उसका कैपिटल था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिणापथ, इसका कैपिटल था सुवर्णगिरी, ये अभी साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट हमारा है अवंती राष्ट्र, ठीक है, इसका कैपिटल उज्जैनी था, ये वेस्टर्न इंडिया यानी कि प्रेजेंट डे एमपी और मालवा वाला जो रीजन है वो है। नेक्स्ट हमारा है कलिंगा, इसका कैपिटल तोसाली था, ये अभी जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वहाँ का एरिया है। और ये रीजन अशोका ने 261 BC में कॉन्कर की थी, जिसके बाद उन्होंने धर्मघोष अपना लिया था, ठीक है। अब देखते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ मौर्यन डायनेस्टी का, ठीक है। अशोका के जो सक्सेसर थे यानी कि जो कुणाल और दशरथ थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर नहीं थे, वीक सक्सेसर्स थे उसके, ठीक है। और मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो बृहद्रथ था, जिसको कि उसके कमांडर इन चीफ ने 185 BCE में एसिसिनेट कर दिया था, और उस कमांडर इन चीफ का नाम था पुष्यमित्र शंग, ठीक है। पुष्यमित्रा शंग ने ही संग डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है। यानी कि मौर्य डायनेस्टी टोटल 137 ईयर्स तक रूल की थी, फ्रॉम 322 BCE टू 185 BCE, ओके। सो ये था उनका डिक्लाइन का रीज़न, ठीक है। अब देखते हैं कि मौर्यन रिमेन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बिहार में और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पहला है 80 पिलर्ड हॉल, ये पाया जाता है कुम्हरार में, कहाँ? पटना में। और यहाँ पे रॉयल पैलेस का एविडेंस पाया गया है, मॉडर्न रॉयल पैलेस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैचू ऑफ यक्षिनी, ये पाया गया है दीदारगंज पटना में, ठीक है। और ये मॉडर्न स्कल्पचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है बराबर एंड नागार्जुन हिल्स, ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है,
और यहाँ के जो केव्स हैं वो कार्व आउट किए गए हैं हिल्स में से बाई एम्पेरर अशोका और उसके ग्रैंडसन दशरथ के द्वारा। और ये दिए गए थे अलग अलग सेक्ट्स को, कुछ आजीविका सेक्ट्स के थे, कुछ बुद्धिस्ट सेक्ट्स के भी थे। ठीक है, लोमास ऋषि केव ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़, ये वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, और यहाँ का जो पिलर है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है और यहाँ पे एक लायन कैपिटल है ऑन द टॉप ऑफ इट। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज, ये इस चंपारण में है। यहाँ पे भी अशोकन पिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रामपुरवा, ये वेस्ट चंपारण में है। यहाँ पे 2 पिलर डिस्कवर किए गए हैं, पहला जिसके टॉप पे बुल है और दूसरे उसके टॉप पे एनिमल की जगह, मतलब एनिमल कैपिटल जो है वो लायन है। नेक्स्ट है लोहानीपुर के स्टैचूज़। ठीक है, ये पटना में पाए गए हैं। 2 न्यूड स्टैचू पाए गए हैं जैन तीर्थंकर्स के, और ये लोहानीपुर पटना से डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा बुलंदी बाग, ये भी पटना में है। यहाँ से वुडन पैलस्लाइड्स का और रॉयल पैलेस का जो है उसका रिमेन्स पाया गया है और टेराकोटा फिगर्स भी पाए गए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मौर्यन एम्पायर। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आप इस लेक्चर को एक बार फिर से सुनेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन थैंक यू। और अगर PDF चाहिए होगा तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।